गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे थे। गुप्त काल के कुछ प्रमुख शासकों को हम लोगों ने जान लिया था और कुछ शेष रह गए हैं दोस्तों। आज हम लोग उन्हीं के बारे में जानेंगे। और जो शेष रह गए हैं, नेक्स्ट हैं कुमारगुप्त प्रथम। तो दोस्तों, हम लोग कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे, जिनका टाइम पीरियड है 412 एडी अर्थात 412 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इन्होंने गुप्त वंश पर शासन किया था। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गोविंद गुप्त जो उसका उत्तराधिकारी बना, जो चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का पुत्र था। लेकिन वस्तुतः यह पता चला कि वह वैशाली का स्थानीय शासक था। आगे देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के कुल 15 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि उसने किसी नए क्षेत्र को नहीं जीता है, बल्कि अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य को ही बनाए रखा। कुमारगुप्त जो था दोस्तों, उसने अपने पिता द्वारा जो साम्राज्य था वही आगे चल के बनाए रखा और सुरक्षित रखा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, नालंदा बिहार में है, वह दोस्तों कुमारगुप्त ने उसे बनवाया था और यह विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति है। कुमारगुप्त ने जो भी सिक्के जारी करवाए हैं दोस्तों, उन सिक्कों पर मयूर का प्रतीक मिलता है। आगे इसके सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुमारगुप्त ने यह अश्वमेध यज्ञ करवाया था। वह कैसे पता चला? उसके सिक्कों के द्वारा पता चला। दोस्तों, वत्सभट्टी जो कुमारगुप्त का दरबारी कवि था, इसने मत्सौर प्रशस्ति नामक एक रचना की, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कुमारगुप्त ने दसपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ये हो गए दोस्तों कुमारगुप्त। अब हम लोग अगले शासक स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग गुप्त वंश के अगले शासक स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं। स्कंदगुप्त जिसका टाइम पीरियड है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी दोस्तों। आइए जानते हैं। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से उसके सैनिक अभियान की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके समय हुणों का आक्रमण हुआ था। जो हुण जो थे दोस्तों, वे मध्य एशियाई थे, मध्य एशियाई जनजाति। हुण जो थे दोस्तों, वे मध्य एशियाई जनजाति के थे। उसका उल्लेख श्वेत हुणों के रूप में किया जाता है। जो ये हुण थे दोस्तों, इनका उल्लेख श्वेत हुण के रूप में किया जाता है। आते हैं दोस्तों आगे। तोरमाड़ प्रथम हुण शासक था दोस्तों, जिसने भारत पर आक्रमण किया था और मध्यवर्ती भारत पर तक पहुंच गया था। पंजाब और उत्तर प्रदेश से तोरमाड़ के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश से दोस्तों तोरमाड़ ने जो तांबे के सिक्के जारी किए थे, वो पंजाब और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे। तोरमाड़ के उपरांत मिहिर कुल ने भी भारत के अन्य भागों पर आक्रमण किया और उसकी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति
और ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है। ह्वेनसांग के विवरण और ग्वालियर प्रशस्ति से यह पता चलता है कि तोरमाड़ के बाद मिहिरकुल ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हुणों के लगातार आक्रमण के कारण स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का पतन हो गया। स्कंदगुप्त अंतिम महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। स्कंदगुप्त जो था यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, न कि अंतिम शासक था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यद्यपि इस वंश का अस्तित्व अगले 100 वर्षों तक बना रहा, अतः 570 ईस्वी में इस वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया। गुप्त वंश दोस्तों 570 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। फिर हुआ क्या कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र में जो शासन करने वाले एवं मालवा में जो शासन करने वाले लोग थे, उन शासकों ने गुप्त पदनाम को धारण कर लिया और वो लोग बताने लग गए कि हम गुप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ इसका गुप्त वंश से, जबकि इनका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। इन शासकों का अंत आगे चलकर हर्षवर्धन के शासनकाल में होता है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो है वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। वंश के आधार पर राजतंत्र चल रहा था दोस्तों, मतलब राजा का पुत्र राजा बनता था। आगे देखते हैं, राजा के दैवी सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। जिसमें राजा अपनी तुलना इंद्र, वरुण, यम और कुबेर जैसे देवताओं से करता था। आते हैं दोस्तों, शासक गौरवपूर्ण उपाधि धारण करते थे। जो गुप्त काल के शासक थे वे गौरवपूर्ण उपाधि धारण करते थे, जिसमें आप लोगों ने कुछ को सुन लिया होगा और कुछ आज अभी जान लेते हैं। महाराजा की उपाधि धारण करते थे दोस्तों ये लोग। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। परम भंडारक की उपाधि ये लोग धारण करते थे। शकारी की उपाधि धारण करते थे दोस्तों। सकारादित्य की उपाधि धारण करते थे ये लोग और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पराक्रमांक की उपाधि भी धारण करते थे ये लोग, जिसमें पराक्रमांक और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी दोस्तों। महाराजा की उपाधि श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने की थी और महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हम लोगों ने इसे पढ़ लिया था। अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं कि गुप्तकालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और उनके संबंधित विभाग के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों हम लोग गुप्तकालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और उनसे संबंधित विभाग के बारे में जानते हैं, जो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। अधिकारी हो गए दोस्तों और उनके विभाग से संबंधित जो लोग थे अर्थात अधिकारी। कुमारमात्य जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था दोस्तों, और महादंडनायक जो न्यायाधीश कहलाता था। अगला है दोस्तों महाबलाधिकृत जो युद्ध एवं शांति का अधिकारी होता था, और भंडाराकृत जो राजकोष का अधिकारी होता था। प्रतिहार दोस्तों यह अंतपुर का रक्षक होता था। अंतपुर का मतलब हुआ दोस्तों जो बॉर्डर का रक्षक होता था उसे अंतपुर का रक्षक कहा जाता था। महाप्रतिहार जो राजमहल का रक्षक होता था उसे महाप्रतिहार कहा जाता था। दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था दोस्तों, उसे दंडपाशिक कहा जाता था। विनय स्थापक
विनय स्थापक जो धर्म संबंधी मार्गों का प्रधान होता था उसे विनय स्थापक कहा जाता था। भतासोपति, भतासोपति जो घुड़सवार सेना का प्रधान होता था, भतासोपति को घुड़सवार सेना का प्रधान कहा जाता था। चट, इतना छोटा नाम है दोस्तों, चट, जो साधारण सैनिक ही कहलाता था। महाविलपति जो राज सेना का प्रधान होता था उसे महाविलपति कहा जाता था। आगे हैं भट्ट पर, जो पुलिस कर्मचारी होता था, पुलिस कर्मचारी को भट्ट कहा जाता था। और दोस्तों साधारण सैनिक को चट कहा जाता था। ये हुई बहुत महत्वपूर्ण जो विभाग हो गए और उसके अधिकारी हो गए दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों प्रशासनिक स्थिति को और आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख प्रशासनिक इकाई और उनके प्रभारियों को देख लेते हैं। प्रमुख प्रशासनिक इकाई हो गई दोस्तों, जैसे भुक्ति हो गई, विषय हो गया और ग्राम हो गया, ये प्रमुख प्रशासनिक इकाई हो गई हैं। और प्रमुख प्रभारी जो हैं प्रांतों का ऊपरिक महाराज, विषयपति और ग्रामिक। दोस्तों जो भुक्ति था, भुक्ति यह प्रांतों को कहा जाता था, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। और इसका जो प्रभारी हुआ करता था उसका नाम ऊपरिक महाराज होता था। विषय दोस्तों इसकी देखरेख विषयपति करता था, अर्थात कुमार मात्य करता था दोस्तों। और उससे सबसे छोटी इकाई दोस्तों ग्राम होती थी, जिसकी देखभाल ग्रामिक किया करता था, अर्थात जिसके प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, मैंने एक पहले बता दिया था आप लोगों को। आगे देखते हैं, नगर का प्रधान पुस्तपाल कहलाता था। पुस्तपाल की सहायता के लिए नगर परिषद होती थी। इस नगर के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था दोस्तों, नगर के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्राम एवं विषय के मध्य एक पेठ नामक प्रशासनिक इकाई का साक्ष्य मिलता है। ग्राम और विषय के मध्य एक और इकाई होती थी जिसे पेठ कहा जाता था दोस्तों, और इसका साक्ष्य मिलता है। पेठ कुल गांव के समूह को कहा जाता था, पेठ कुल गांव के समूह को कहा जाता था। ये दोस्तों कथन कारण में आ सकता है कि पेठ कुल गांव के समूह को कहा जाता था, या फिर ग्राम और विषय के मध्य की इकाई थी। ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर देगा और आपसे पूछेगा कि कितने सही हैं और कितने गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, विषय पद की सहायता उसके विषय पद की सहायता के लिए एक विषय परिषद होती थी। उसके सदस्य नगर श्रेष्ठी, प्रथम कुलीन और प्रथम कायस्थ होते थे। अब दोस्तों हम लोग न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।